हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट पर। इसकी कुल 9 प्रॉपर्टीज हम बताएंगे और यदि ये आप अच्छे ढंग से समझ गए तो इसके क्वेश्चंस को बनाना हो जाएगा बहुत आसान। तो आप ध्यान से समझिए ये 9 प्रॉपर्टीज क्या हैं जो हम आज बताने जा रहे हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेट की, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, वो क्या है कि देखिए यदि कोई डिटरमिनेट हमको दिया जाए, ये डिटरमिनेट का मैंने सिंबल बनाया है और देखिए जनरली तो हम डिटरमिनेट को डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं, ये डिटरमिनेट को दिखाने का एक तरीका। और इसके अंदर यदि हमने कोई एक रो पूरा जीरो कर दिया, एक रो यदि आपको कंप्लीट, एक जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट कंप्लीट जीरो हैं, एक रो कंप्लीट जीरो हो गई। या ऐसे भी हो सकता है डिटरमिनेट में कि इसी डिटरमिनेट में कोई एक कॉलम जीरो हो जाता, कोई भी एक कॉलम जीरो हो गया, वन रो जीरो हो गई, चाहे पहली रो हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए और किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो डिटरमिनेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? आपको सॉल्व नहीं करना है, लिख देना है जीरो। क्या लिख देना है? आंसर जीरो। एक रो या एक कॉलम जीरो होने का मतलब डिटरमिनेट का आंसर ही क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ में आ गई? यह है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझना है और मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आप देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या है? कोई भी डिटरमिनेट आप यदि देखें 2 3 1 0 1 5, अगेन 2 3 1, क्या देखा आपने इसमें? ये था रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, और ये क्या है? रो नंबर है ये थर्ड। देखिए इन दोनों में आपको कुछ खासियत दिखाई तो दे रही होगी, देख रहे हैं? 2 3 1 2 3 1, जो R1 है वही R3 है, दो रो एक जैसी है और इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल का। आइडेंटिकल क्या कहते हैं? R1 एंड R3 आइडेंटिकल हो गई, आइडेंटिकल कहते हैं, एक जैसी हो गई। यही स्थिति कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए कोई डिटरमिनेट हम ले लिए, यहां हम लिख दिए 1 2 3, यहां लिख दिए 1 5 6, अगेन 1 5 6, तो यहां आप क्या देख रहे हैं? इसको कहते हैं C2, ये है C2, ये C1 है, ये C2 है और ये हो गया कॉलम नंबर थर्ड। तो कॉलम नंबर आप सेकंड देखिए 1 5 6 दिख रहा है, कॉलम नंबर थर्ड आप देखिए 1 5 6, तो C1 एंड C3 क्या हुए? आइडेंटिकल। क्या हुए? आइडेंटिकल, एक जैसे हो गए। तो यहां पर भी इसका आंसर हो जाएगा जीरो, इसको भी आप लिखोगे जीरो। सॉल्व करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट जीरो लिख देना है। हां, लिखने से पहले जीरो आपको ये जरूर यहां पर एक लाइन लिख देनी है कि बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यदि कॉलम में है तो C2 एंड C3 या जो भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं उनको आपको लिख देना है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटरमिनेट का जो वैल्यू है वो जीरो हो गया है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2 कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यदि हो जाएं तो डिटरमिनेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या थी? यदि कोई भी वन रो या वन कॉलम, वन रो
कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स यदि 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने आपको बताई कि दो रो या दो कॉलम यदि आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनका वैल्यू 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आप देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, फिर से मैं एक डिटर्मिनेंट यहां लिख रहा हूं 2 3 5 1 0 6 एंड 1 3 1। अब देखो मुझे क्या रिक्वायरमेंट हुई ना कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जो यहां पर R3 है, इस R3 को मुझे R2 की जगह पे लिख देना चाहिए और इसको इसकी जगह पर, यदि मुझे कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट लग रही है तभी तो मैं ऐसा करूंगा ना। तो यदि आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, इसको इसके साथ करें या इन दोनों को अदला बदली कर दें या इन दोनों को अदला बदली कर दें, कोई भी दो रो यदि आप इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, या इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, ऐसा यदि हम करते हैं तो बाहर में साइन आ जाता है माइनस का। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पर आप कीजिए, आपको इंटरचेंज करने की जरूरत है तो आप करेंगे ही। 1 3 1 को आप यहां लिख दीजिए, देखो इसको मैंने रो 2 में लिख दिया और जो रो 2 में है उसे मैं लिख रहा हूं रो किसमें, थर्ड में, ये लिख दिया। तो यहां पर चेंज मैंने कर दिया, बस मुझे बाहर अब क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है, इतना काम करना है। और जो चीज मैंने अभी आपको रो में बताई ना, वही चीज आप किस में करोगे, कॉलम में भी कर सकते हो। कैसे, देखो एक और एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। सपोज एक और डिटर्मिनेंट मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे 1 0 1 1 5 3 2 6 7, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, कर देता हूं इंटरचेंज। देखो यहां मैंने लिखा 0 5 6, यहां पर मेरा क्या आ गया 1 1 2, और ये जस के तस जैसा है वैसा ही नोट कर दिए, इसे थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं। हमको सिर्फ C1 एंड C2 को अदला बदली करना था, हमने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो बाहर क्या साइन आएगा, माइनस साइन बाहर में आप लिख दोगे। फिर दोबारा यदि आप यही चेंज करोगे फिर से माइनस आएगा और अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जितनी बार इंटरचेंज करोगे, एक बार या दो बार, कभी जरूरत के हिसाब से आप इंटरचेंज करोगे तो बाहर आपको माइनस साइन तब तक लगा देना है। यह है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो अभी तक हम यहां कर चुके हैं 3 प्रॉपर्टीज, तीनों आपको समझ में आ गई होगी। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी थी क्या, यदि एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो जाते हैं, तो भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 0। और थर्ड प्रॉपर्टी ये अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम यदि आप इंटरचेंज करते हो तो बाहर में माइनस साइन आ जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी हो गई है। और अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं कि वो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, फिर से एक डिटर्मिनेंट और यहां मैंने लिख दिया 2 3 6 1 3 2 5 1 6। अब मुझे क्या लगा कि मुझे इस रो और कॉलम को क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है, मतलब फिर से इंटरचेंज। बट अब की बार दो रो का इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज हम लोगों ने किया था कि रो को हम बना रहे हैं कॉलम, तो कॉलम अपने आप क्या बन जाएगा, रो। देखिए ऐसे, जैसे यहां 2 3 6 है तो ये तो ऐसे है ना, ऐसे इसे पकड़ के बस ऐसे सीधा कर देना है। मुझे पहले 2 लिखना है,
फिर 3 लिखना है और फिर क्या लिखना है, 6 लिखना है। इसी तरह रो नंबर 2 के साथ कीजिए, पहले 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2, ऐसे सीधे। इसको भी ऐसे कर दीजिए सीधे। यहां पर हो गया 5, यहां पर 1, यहां पर 6। देखिए हमने सारी जितनी भी रो थी, तीनों रो, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। और जो कॉलम थे वो क्या बन गए, देखो 2 1 5, तो 2 1 5 वो रो बन गए, इंटरचेंज हो गए। रो बन गए कॉलम, कॉलम बन गए रो, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। तो क्या होगा, ऐसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सपेंड करने पर इसका आंसर आएगा वही एक्सपेंड करने पर इसका भी आंसर आएगा, कोई चेंज आंसर में नहीं आएगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर किस पर, 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 किस चीज की है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है एक्सपेंड की। किसकी, एक्सपेंड। एक्सपेंड करना तो हम सीख चुके हैं। किसी भी रो या कॉलम को लेकर के आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले हम कई बार ये आपको अभी लास्ट लेक्चर में भी सवाल सब हम किए हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो कैसे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। देखिए साइन होता है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस के नीचे माइनस, फिर उसके नीचे प्लस। कोई भी एक रो या एक कॉलम आप लेकर के इसे क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि पहले आपने इसको चुना, तो यहां पर आपने पहले प्लस का 1 लेना है, तो प्लस का 1 लोगे तो ये रो गया और ये कॉलम भी गया। जो लोगे सीधे वो डिलीट कर दो, जो बचेगा उसे आप लिख दो। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए। और ये प्लस के बाद फिर माइनस का आप लिखिए 2। देखो यहां माइनस, ये डिटर्मिनेंट के लिए ये मतलब जो रूल है इसका कि पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, वो वाला ये माइनस है। यहां भी यदि माइनस हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस का 2 यहां पर। अब इस यहां पर आप क्या रखेंगे माइनस का 2 रखे तो सीधा ये गया, ये और सीधा ये भी आपका रो गया, सीधे कॉलम गया, डिलीट हो गया रो एंड कॉलम। तो जो बचा वो यहां आप लिख दीजिए 2 2 1 और यहां पे लिख दीजिए 5, ये आ गया है। फिर उसके बाद देखिए प्लस का फिर 3 आ गया आपको, प्लस माइनस फिर प्लस 3, तो ये भी गया, ये भी गया, वो रो और कॉलम डिलीट। क्या बच गया आपके पास, 2 2 0 1, ये आया आपके पास। अब इसे आपको सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को ऐसे सॉल्व करेंगे डायगोनली, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस 1 1 जा क्या हो गया 1, फिर से माइनस का 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 हुआ, माइनस 2 1 जा 2, फिर प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, ये आ गया। अब ये आ गया, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, ये 10 में से 2 माइनस कीजिए 8, 8 2 जा हो गया 16। अब ये 2 माइनस 0 2, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, तो 6 और 1 ये 16 और माइनस 1, तो माइनस का 17 हुआ, और प्लस का 6 घटाएंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा 11। और इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है जिसमें हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 किसकी है, एक्सपेंड करने की जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए कोई डिटर्मिनेंट हम यहां पर एक लेते हैं, पहले 2 4 एंड 6, फिर लिख देते हैं 3 9 एंड 12। अब यहां लिख देते हैं 5 10 एंड 15। अब देखिए हम लोगों ने जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और जाना तो ये समझा
कि जब तक सब में कोई कॉमन ना हो उसे आप बाहर नहीं कर सकते। याद आया? जैसे मान लीजिए हम यदि कोई मैट्रिक्स को ले रहे हैं, जैसे सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर फिर से मान लीजिए कितना है, 12 है। तो इस सभी में आप 2 कॉमन ले सकते हो कि आपने कहा कि हम 2 बाहर ले लेते हैं और अंदर हमारे पास रह जाएगा 1। यहाँ कितना देखो, 2 बाहर लिए तो 2 से डिवाइड करते जाओगे सबको, क्योंकि 2 हम क्या ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। देखो इस तरह से, और 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन में। और यदि अंदर मल्टीप्लाई करना होगा तो सभी में मल्टीप्लाई होगा 2। यही तो होता है ना मैट्रिक्स में। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में सभी में कॉमन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिटरमिनेंट में कैसे कॉमन लेते हैं? सभी में से तो कॉमन नहीं ले सकते। क्या तरीका होगा? डिटरमिनेंट में देखा जाता है कि यदि 1 रो में, जैसे ये रो नंबर फर्स्ट है ना, इसमें यदि कॉमन है कोई तो आप कॉमन ले लीजिए। इसका रो नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, रो नंबर 3 से भी कोई लेना देना नहीं है। आप अलग अलग कॉमन लेंगे इसमें। जैसे रो फर्स्ट से हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया। अब रो नंबर 2 में कॉमन नहीं है तो रो नंबर 2 को जैसे कि वैसा ही हम उतार लेंगे। लेकिन यदि कॉमन है रो नंबर 2 में, जैसा कि यहाँ पर तो है, यहाँ पर जो है ना 3 कॉमन है। देखो 3 सबसे डिवाइड यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे। 3 सबको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। और रो नंबर 3 में भी कॉमन है और वो है 5। तो ये हमने ऐसे कॉमन लिया। रो नंबर फर्स्ट से हमने 2 कॉमन लिया, फिर इनटू लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। फिर रो नंबर 2 से कॉमन लेना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर रो नंबर 3 से कॉमन लेना है। और कोई ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि आपको कॉमन लेना ही है हर तीनों के तीनों जो रो है उनसे। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप काम कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कॉमन है तो इसमें भी कॉमन होना चाहिए। नहीं है तो नहीं कॉमन लेंगे, और है भी और नहीं हमको रिक्वायरमेंट है तो नहीं कॉमन लेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है, क्या लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमने तीनों में से कॉमन लेकर के आपको दिखा दिया। तो 2 हमने कहाँ से कॉमन लिया था? रो फर्स्ट से। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ रहेगा 1, यहाँ पर बोलिए कितना आएगा? 2, ये हो गया 3 ऐसे। फिर यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था? 3 कॉमन लिया था। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1, 3 और यहाँ रह गया 4। यहाँ पर क्या कॉमन है? तो 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। तो इस तरह से ये 2, 3 जा 6, 5 जा 30 मेरा बाहर आ गया। 30 मेरा टोटल यहाँ पर बाहर आ गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो जैसा मैंने इन रो में कॉमन लिया है, हम कॉलम में भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई कॉमन होगा तीनों में तो हम लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, यहाँ पर है 5, 6, 7 और यहाँ पर आ गया 4, 12 एंड 20। तो इसमें कोई कॉमन है? नहीं। इसमें कोई कॉमन है? नहीं। इसमें है? तो हाँ है। क्या कॉमन है? तो 4 कॉमन है। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले को हमने ऐसे ही नोट कर लिया, दूसरे को हमने ऐसे ही नोट कर लिया, और यहाँ कॉमन है तो यहाँ आएगा 1, फिर 3 और 4, 5 जा कितना हो गया? 4 कॉमन लिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो इस तरह हमने C3 से ये 4 कॉमन ले लिया। तो अलग अलग रो से अलग अलग कॉमन, अलग अलग कॉलम से भी अलग अलग कॉमन आपको लेना है।
और यदि कोई नंबर बाहर लिखा है यहाँ और मल्टीप्लाई करना है तो आपकी इच्छा किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन बाहर जैसे यहाँ 3 लिखा है और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, यदि आप चाहते हैं कि रो नंबर 3 में करें तो सिर्फ रो नंबर 3 में ही मल्टीप्लाई होगा और ये हट जाएगा। आपका मन है किसी कॉलम में करेंगे तो किसी एक कॉलम में कर दीजिए, किसी एक रो या एक कॉलम में अंदर ले जा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कि हम डिटर्मिनेट में कॉमन कैसे लेते हैं, और कोई नंबर यदि बाहर लिखा है डिटर्मिनेट के तो उसे अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी बताई आपको, पहली प्रॉपर्टी थी यदि किसी डिटर्मिनेट का एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 है तो आंसर 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि यदि 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी डिटर्मिनेट का वैल्यू 0 होगा। तीसरी थी यदि हम 2 रो को क्या करें, इंटरचेंज करें या 2 कॉलम को इंटरचेंज करें तो भी डिटर्मिनेट का वैल्यू, तो डिटर्मिनेट के आगे क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। और फिर उसके बाद हमने चौथी प्रॉपर्टी में देखा था कि यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 पर हमने एक्सपेंड करना सिखाया था और प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने कॉमन लेना सिखाया कि अलग अलग रो या कॉलम से कैसे कॉमन लेते हैं। अब है प्रॉपर्टी नंबर 7, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टी होने वाली है। इसका यूज आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, 1 3 2 5 6 7 -4 1 एंड 0। अब ये प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से आप देखिए, सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का आपको करना है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रो या कॉलम में हम किसी नन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसे किसी अदर कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? बोलने से तुरंत समझ में ये आता भी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, यहां देखिए आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज मुझे यहां पर 0 लाना है, और 0 मुझे लाना भी होता है क्योंकि डिटर्मिनेट में अक्सर हम यही करते हैं कि बैक टू बैक या कोई भी 2 आने वाले, जैसे ये कॉलम फर्स्ट है, यहां पर हम 2 एलिमेंट को 0 कर दें तो एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा, या यहां पर 2 0 कर दें या ऊपर और नीचे 2 0 कर दें। मतलब किसी भी रो या कॉलम में 2 0 यदि हम ले आए तो एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो कोशिश हम करते हैं बराबर डिटर्मिनेट में कि ऐसा ही हम करें। तो देखो सपोज मुझे यहां 0 लाना है, अब ये 0 आएगा कैसे? तो इसके लिए क्या रूल है डिटर्मिनेट में कि देखो यहां पर है 1 लिखा हुआ, और 1 यदि आ गया मुझे कहीं पर तो बड़े अच्छे संकेत हैं। ये 1 मिल गया तो समझो लगभग काम हो गया आपको, क्योंकि उसके बाद आपको 2 0 करना बहुत 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 आसान होता है। कैसे? देखिएगा, यहां क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखो कहां 0 लाना है, क्या है ये, R2। क्या है ये, रो नंबर 2 है। तो मुझे लिखना होगा रो नंबर 2 को, पहले लिख ही लेते हैं, रो नंबर 2 को चेंज कर रहा हूं तो एरो लगाइए। रो नंबर 2 को चेंज किया जा रहा है, और अब क्या हो गई है रो 2, कैसे चेंज किया जा रहा है कि रो नंबर 2 में से माइनस किया जा रहा है रो नंबर 1 को, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? 5 से। 5 से ही क्यों किए? क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 ही तो चाहिए हमको, उसी के लिए तो सारा खेल खेलते हैं ये कि हमको तुरंत 0 मिल जाए, और 1 आ गया तो ये 0 लाना कितना आसान है। और ये जो लाइन यहां पर मैंने लिखी है, यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आगे हो सकता है चेक भी ना करें वो आपका क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है। ये मस्ट है लिखना, क्योंकि यही लाइन तो बता रही है ना कि आप कर क्या रहे हैं और आपने किया क्या है।
तो रो नंबर 2 को चेंज इस तरह से हमने किया। और देखिए रो नंबर 2 चेंज हो जाएगा। पहले मैं इसे लिख लेता हूं, जगह मैंने छोड़ दी है। रो नंबर 3 के लिए भी मुझे कुछ लिखना है यहां पर। पहले इसे देखिए, क्या रो नंबर 1 में हमने कोई चेंज किया? नहीं, उसका यूज किया उसका, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं किया। जो यहां पर आप लिखोगे वही चेंज होगा। R2 है तो सिर्फ R2 बदलेगा। जो यहां लिखोगे, यहां R2 लिखा है तो सिर्फ R2 को चेंज कीजिए, बाकी से मतलब नहीं है आपको चेंज करने से। आप देखो यहां पर पहला रो हम ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। रो नंबर 2 में क्या किया? देखो यहां देखो, पहले R2 लिखो, रफ में जाओ, रफ लिखो। पहले 5, R2 में 5 है, फिर लगाओ माइनस, और R1 के इस एलिमेंट 1 को ना 5 से, देखो आप 5 से मल्टीप्लाई करके रफ में देख लो कितना आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना हो गया 15, एंड 5 2 जा कितना हो गया 10। ये रफ काम है आपका, इसे आप क्वेश्चन के साथ में मत कर दीजिएगा ऊपर, ये आप दिमाग में रखिए अपने, या रफ में कीजिए। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 15 आया, 10 आया, पूरे के पूरा रो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन चेंज नहीं हुआ। बस ये हमने इसका यूज किया है। और देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। अरे यहीं पे देख लो, इतना क्या करने की जरूरत है। 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। 6 में से 15 घटाइए, देखो R2 लिखा है पहले, 6 में से 15 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बोलिए 9। कितना आएगा 9, माइनस का 9 आएगा। और 7 में से आप तो 10 में से 7 घटाओगे तो कितना आता है 3, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं 7 में से 10 तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 3। माइनस में बड़ी संख्या का साइन आता है माइनस करने में। तो देखो यहां मुझे 0 चाहिए था, यहां 0 आ गया, यहां 0 चाहिए था 0 आ गया। 5 में से 5 माइनस किए 0, 6 में से ये 15 माइनस हो रहा है, माइनस का 9, और ये 7 माइनस 10 कितना आ गया -3। तो यहां पर मुझे 0 चाहिए था, 0 मिल गया। अब मुझे चाहिए इस जगह पर भी 0, 2 0 करने होते हैं मुझे, तो यहां पर भी मुझे 0 चाहिए। तो मैं किसे चेंज करूंगा, R3 को चेंज करूंगा। देखो आप समझ गए ना यदि ये बात, तो डिटर्मिनेंट का आपका तो समझिए ये 80% से भी ज्यादा वर्क आपने कर लिया, मात्र इस प्रॉपर्टी को समझ गए यदि आप। तो R3 यहां मुझे 0 चाहिए, तो अब R3 में मुझे क्या करना है, देखो यहां तो माइनस है और यहां है प्लस का 1, तो मुझे प्लस करेंगे तभी ना माइनस और प्लस मिलकर के 0 आएगा। तो यहां प्लस करेंगे, क्या समझ गए होंगे, 4R1, इसे हटा दीजिए। इसको यहां 4 लिखा है ना 4, तो देखो -4 और +4 जब होगा तभी तो 0 आएगा, तभी तो 0 आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई यहां 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 4 2 जा कितना हो गया 8। देखिए क्या किए हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि मुझे यहां 0 लाना है। अब ये 4 1 जा 4 हो गया। ये रफ काम है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप अपने दिमाग में रखिए या रफ में जाकर कीजिए, इस क्वेश्चन के ऊपर मत कीजिएगा ऐसे। 4 यहां आ गया। अब ये और ये जब प्लस होगा, ये भी 4, दोनों 4 मेरे देखो डिफरेंट फ्लेवर में है, ये अलग और ये अलग है। यहां देखिए 4 और ये -4, इसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो 4 + 4 कितना हो गया बोलो 0। अब ये 12 इस 1 में ऐड करो, कितना आ गया यहां पर 13, और 0 + 8 कितना हो गया आपका 8। यही तो हम कर रहे हैं, R3 में इसे ऐड कर रहे हैं। R3 में R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, और देखिए मुझे बैक टू बैक 2 0 आ चुका, इसका काम खत्म, इसको हटाइए। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 कि किसी भी रो में किसी नन 0 वैल्यू से, अरे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 ही हो जाएगा ना, फायदा क्या फिर जोड़ और घटा करके, है ना, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए किसी नन 0 वैल्यू से किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरी रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
प्लस और माइनस कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई दो रो को नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं कि इस दोनों रो को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, वो नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो के अलावा, जीरो को छोड़कर, और किसी और रो में घटा दीजिए या प्लस कर दीजिए। जो काम मैं आपको अभी रो में बता रहा हूं ना, यही वर्क आपको करना है किसमें, कॉलम में। तो कॉलम मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, या चलो एक मैं समझा देता हूं कि आपको लिखना कैसे है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, रो का तो मैंने समझा ही दिया आपको। अच्छा, कॉलम का भी मैं आपको समझा देता हूं कि कॉलम में भी अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। बिल्कुल यही तो बात है उसमें भी। जैसे चलो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 1 1, ऐसा बहुत जगह आएगा आपको। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। अब देखो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक 0 तो पहले से है ही। मैं सोच रहा हूँ या तो यहाँ 0 आ जाए या यहाँ 0 आ जाए कुछ, या यदि मैं ऐसे करूँगा कि इसमें इसे ऐड कर दूंगा तो फिर क्या होगा, यहां पर तो मेरा 0 आ जाएगा लेकिन ये मेरा गड़बड़ा जाएगा। मैं कुछ ऐसे यहां पर आपको लिख देता हूं, जैसे यहां पर भी मैं आपको क्या लिख दूं, यहां पर रहने दो, यहां मैंने क्या लिखा था 0, तो यहां 0 ही रहने देता हूं, और मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं 1 लिख देता हूं। चलो ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहां पर मैं चाहता हूं 0 आ जाए और यहां भी मैं चाहता हूं 0 आ जाए, तो कैसे आएगा देखिए। पहले चलो C2 पर आते हैं। ये है कॉलम नंबर 2, ये क्या है, कॉलम नंबर 2। देखो इसे हम रो से भी 2 0 ला सकते हैं, पर मैं अभी आपको कॉलम में बता रहा हूं। C2 मतलब हो गया कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में माइनस कर दो आप क्या, कॉलम नंबर 1। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है किसी से नहीं, 1 से, तो 1 लिखने की तो कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि यहां तो ऑटोमेटिक 1 ही है ना भाई। यदि यहां पर 2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता इसे, लेकिन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो सीधे मैंने इसको माइनस कर दिया। तो अब देखो क्या आ गया यहां पर 1 1 1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 5 में से 1 माइनस हुआ 4। चलो अब इसी तरह C3 में देखो क्या लिखोगे, C3 में क्या करेंगे, ये -1 है और ये +1, इसको ऐड कर दीजिए, इसमें C1 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा देखो, -1 + 1 0 आ गया। यहाँ पहले ही क्या है, हम तो ऐड कर ही रहे, तो ऐड पूरा ही करना होगा। अब इसमें इसे ऐड किए तो यहाँ पर कितना आ चुका, 0, और 0 में फिर 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2। देखो C3 ये रहा, C3 में हमने क्या ऐड कर दिया, C1 को हमने ऐड कर दिया, और मुझे बैक टू बैक 2 0 मिल गया। 0 2 लाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा आप सोचें। मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि किस तरह से आप 2 0 लेकर के आ सकते हैं। तो ये है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7, और इसी प्रॉपर्टी का यूज आपको सबसे ज्यादा करना है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट यहां पर हमने ले लिया 1 2 0 एंड 3 4 1 5 1 0, सिर्फ समझाने के लिए मैं कोई भी नंबर यहां लिख दे रहा हूं, तो यूज जहां पर होगा आप खुद ही उसको कर लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है कि कई बार मुझे किसी नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े। एक तो मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हैं, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी है कि R1 में जोड़े R2 से घटाए, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि मैं इसमें कोई किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, बस कहीं मैं इसे जोड़ या घटा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं इसी को चेंज करना चाहता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये चेंज थोड़ी होता था, जिसको चेंज करना चाहे हम माइनस या प्लस के, जिसमें वो चेंज हुआ, लेकिन मैं R1 को ही चेंज कर देना चाहता हूं। मुझे यहां पर 3 चाहिए ही चाहिए, परमानेंटली 3 चाहिए मुझे यहां पर। तो 3 से मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर दूं मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां हो गया 3, यहां हो गया 3 2 जा 6, और यहां हो गया 0,
बाकी को सब ऐसी नोट आप कर लीजिए फटाफट 510। लेकिन क्या चेंज क्या आएगा, चेंज क्या आएगा आपको, हमने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 से बाहर 1/3 लिखिए, मतलब 3 से डिवाइड कीजिए आप, 1/3 से बाहर भी मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से डिवाइड कीजिए बाहर। अब 3 से डिवाइड कीजिए ये कहूं या 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए ये कहूं, बात तो एक ही है। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड कीजिए। यहां यदि मुझे 2 से अब मल्टीप्लाई करना है तो बाहर मुझे फिर, जैसे यहां सपोज मुझे 2 से भी करना होता, माना इसे मुझे 2 से करना है, तो ये आ गया देखो यहाँ पर 6, ये आ गया यहाँ पर 8, ये आ गया 2, तो बाहर फिर से आ जाएगा 1/2, 1/2 भी यहाँ गया, डिनोमिनेटर में 2, तो 1/6 हो गया टोटल अभी तक ये। जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है उससे बाहर डिवाइड करना है, और इसका उल्टा देखिए, यदि मुझे अंदर डिवाइड करना है, जैसे सपोज मुझे यहां पर अंदर 3 से डिवाइड करना है, सपोज देखिए कुछ ऐसा करें कि यहां मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 1 2 0 मुझे यहां 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 1 3/3, ये आ गया 4/3, ये आ गया 1/3। इसको तो बाकी को ऐसे लिखिए, किससे डिवाइड किए, 3 से, तो बाहर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से बाहर, डिटरमिनेट के बाहर आपको मल्टीप्लाई करना है। और यदि आप किसी रो में या किसी कॉलम में, अरे जो मैं रो में कह रहा हूं वही बात कॉलम में भी है, आप यदि किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर उससे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, और यदि अंदर डिवाइड करते हैं तो बाहर आप मल्टीप्लाई कीजिए। यही है प्रॉपर्टी नंबर 8, यही है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब है आखिरी और लास्ट प्रॉपर्टी, वो है प्रॉपर्टी नंबर 9। अभी एक साथ फिर से बोलेंगे, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले पहले ऐसे ही लंबा सा लगता है ये, लेकिन है नहीं इतना मुश्किल। आखिरी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको 20 लिख दूँ, यहाँ मैं 30 लिख दूँ, यहाँ मैंने 40 लिख दिया, कोई भी, मतलब मैं एक डिटर्मिनेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या 10, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 20, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 30, और यहाँ पर मैंने 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कुछ ऐसा एक डिटर्मिनेट है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये नंबर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे आपको एक्स वाई जेड में रहेगा, a+b² और पता नहीं इस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेगा। यदि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना आएगा तभी तो आप यूज करेंगे वहाँ। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूज कैसे करना है प्रॉपर्टी को आपको, बस। अब देखिए, क्योंकि नंबर में इसलिए ले रहा हूँ, इसमें आप जल्दी से समझ जाएंगे, बस यही रीज़न है। यहाँ पर मैंने लिखा 10 + 10 इस 20 को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 + 20, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 + 30, इसको मैंने तोड़ दिया और बाकी को ऐसे ही लिखा हुआ है। देखिए अब ऐसे प्लस में आ गया ना बीच में, यहाँ बीच में प्लस आ गया है, मैंने ऐसे सम में लिख दिया इसको। तो इसे मैं दो अलग अलग डिटर्मिनेट में कैसे ब्रेक करूंगा वो देखिए। पहले मैं लिखूंगा 10 10 10, फिर मैं यहाँ लिखूंगा 10 20 एंड 30, फिर मैं यहाँ लिखूंगा 10 10 एंड 10। क्या लिखा मैंने, ये पहला वाला, और ये दोनों तो मुझे लिखने ही लिखने हैं, इसमें से बस एक पहला लिख लिया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, ऐसे जो साइन होगा, बीच में प्लस है तो ऐसे प्लस लगा दिए। उसके बाद यहां पर क्या लिखा मैंने, 10 20 30, और यहां पर फिर 10 20 30, यहां पर 10 10 एंड 10। देखो तो बीच में प्लस रहेगा, यहां प्लस लगा दिया। यदि कहीं पर आप तो सभी को प्लस में तोड़ेंगे, लेकिन इन केस कहीं माइनस है
तो यहाँ पर प्लस ही रखना बाहर, ब्रैकेट के अंदर माइनस रखना, ठीक है ना। तो फिर ये इस तरह से इस दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया मैंने, किसी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। फायदा क्या मिला मुझे, अब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आसान हुआ मेरे लिए ये। देखो दो कॉलम 1, पूरा कॉलम 1 और पूरा कॉलम 3, C1 एंड C3 दिखाई दे रहा है, C1 एंड C3 आइडेंटिकल हैं, आंसर क्या हो गया 0। यहां देखिए C1 एंड C2 क्या है, आइडेंटिकल है, ये भी क्या हो गया 0, आंसर क्या आ गया 0। तो ऐसे आसान हो जाती है चीजें, कोई तुरंत 0 हो जाता है, कोई एक दो लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा तब 0 होगा, या कोई आसान से टर्म हमको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार 0 ही हो, लेकिन कुछ आसान टर्म मिलेंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों 9 प्रॉपर्टीज हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन सी 9 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, ताकि आपको वो कठिन ना लगे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि यदि हम किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम को 0 0 0 कर दें, या 0 0 मिल जाए हमको कहीं पूरा एक रो में या एक कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही 0 हो जाता है। कहीं भी ऐसे 0 0 एक रो या एक कॉलम में मिल जाए, बाकी रहे एलिमेंट, तो आंसर 0 हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी दो रो या दो कॉलम अरे आइडेंटिकल हो जाएं, 1 to 1 और फिर 1 to 1 आ गया, यहाँ कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं, ये दो आइडेंटिकल एक जैसे हो गए तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तीसरा क्या था कि यदि हम दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करें तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। चौथा क्या था, रो को कॉलम, माने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दें, रो को कॉलम, तो कॉलम क्या बन जाएगा रो, इंटरचेंज कर दे रो और कॉलम में, तो भी इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सपेंड की थी जो हमने बताई है। 6 प्रॉपर्टी क्या थी, कॉमन लेने की थी। 7वीं प्रॉपर्टी क्या थी, तो भाई वो किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ 0 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी भी कुछ कुछ आएगा, लेकिन हमको तो मेन यहाँ पर 0 चाहिए, आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, हम यदि इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसी से, और यदि हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, प्लस में, यदि हम किसी रो या कॉलम को प्लस में ब्रेक करते हैं तो उसे 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों इसकी 9 प्रॉपर्टी थी इसकी। अब इस पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा बता करके पहले दिखाता हूं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ सपोज है x y z और यहाँ पर है a b c और यहाँ पर है x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, और हमें लेकर के आना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए 0। या कोई आपसे ये कहे कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, या हो सकता है बराबर 0 करके बोले कि प्रूफ कीजिए, जैसा भी पूछे। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, देखो इसे क्या कहते हैं हम C1, इसे क्या कहते हैं हम C2। तो क्या हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है x प्लस a, ये x है और ये a है, तो क्या इन दोनों को ऐड करके x प्लस a नहीं हो जाएगा। और ध्यान रखो बच्चों, अक्सर यदि पहला टर्म सही आ रहा हो तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि वो पूरे रो में मैच करता है, यानी कि फिर हमारा काम बन जाता है। कैसे, हम क्या करेंगे, देखो C1 को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि C1 में C2 को ऐड कर दीजिए, C1 में C2 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा C1 में C2 को ऐड करके, देखो कौन चेंज होगा, C1 जो लिखूंगा सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ आ गया x प्लस a, C1 में C2 को ऐड कीजिए y प्लस b, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा रहे हैं बच्चों।
रो नंबर फर्स्ट में कॉलम नंबर फर्स्ट में कॉलम नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई करके। अरे जब सीधे ऐड कर रहे हैं तो 1 से ही ना मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये समझ लीजिए। तो कॉलम फर्स्ट में कॉलम 2 ऐड हो गया, बाकी वैसे ही नोट करना है आपको, जस का तस, कोई चेंज नहीं करना है बाकी में, क्योंकि हम सिर्फ C1 को चेंज किए हैं। और आप देखो यहां पर क्या हो गया, क्या C1 और C3 आइडेंटिकल नहीं हो गया? अरे C1 और C3 एक जैसा दिख रहा है ना, तो क्या बोलोगे इसे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेट का जो वैल्यू है, यदि ये कोई डिटर्मिनेट है तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0। देखिए इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई की है। और जरूरी है कि ऐसे ही करते नहीं, आप C2 में C1 जोड़ देते। अच्छा आप क्या करते, C3 में से C2 को माइनस कर देते तो XYZ मैच कर जाता। आप C3 में C2 को माइनस करते या C3 में C1 को माइनस कर देते तो ABC हो जाता। कई तरीके हो सकते हैं बच्चों, आपको सिर्फ बस जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उनको रिवाइज करना है बार बार, और तब जाकर के ये आसान होगा। तो मैंने तो अभी सिर्फ आपको इसकी प्रॉपर्टी ही बताई है बस, कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी। आप फिलहाल इसकी प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस कीजिए कि क्या है प्रॉपर्टी। हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट का, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम NCERT के एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताने वाले हैं इसमें, पूरा कंप्लीट। और आपको उसे बस क्या करना है, अभ्यास करना है। देखिए NCERT को जैसे ही आप बनाएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल आप बनाइएगा, फिर आप एग्जाम्पलर जो बुक आती है उससे आप इसे बनाइएगा, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। मिसलेनियस भी NCERT का है, वो भी हम बताएंगे। तो इतना सारा इसमें हो जाएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही।